नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बदायूं जिले के कादर चौक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल परिसर से सामने आए एक वीडियो में मेडिकल ऑफिसर कार्यालय के दरवाजे पर एक कुत्ता घूमता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीएचसी में अक्सर डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी समय पर मौजूद नहीं रहते, जिससे अस्पताल का संचालन फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के भरोसे होता है। उनका कहना है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीजों को मजबूर होकर झोला छाप डॉक्टरों और का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने अस्पताल में बिजली, बेडशीट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी कमी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ बदायूं से फोन पर पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि वो फोन पर कोई जानकारी नहीं दे सकते। फिलहाल वायरल वीडियो और ग्रामीणों के आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। तो रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 भवनों में से 38 को अवैध निर्माण मानते हुए उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो आरडीए के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं, जो नियमानुसार अवैध हैं। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर स्वयं इन भवनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर भवन नहीं हटाए गए तो आरडीए स्वयं बुलडोजर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त करेगा। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है और मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य नियमानुसार और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप होना अनिवार्य है। अब सभी की नज़र विश्वविद्यालय प्रबंधन के अगले कदम और 15 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन थे? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण के नौगवां सादात थाना क्षेत्र के गांव बोरा बोरी के पास नहर किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची नौगवां सादात थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि युवक की कहीं और हत्या करने के बाद शव को नहर किनारे लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसकी पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों समेत अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी स्वर्गीय कामजी गौड़ की कथित पुलिस उत्पीड़न से हुई मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च बलिया रेलवे स्टेशन परिसर से शहीद पार्क चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कैंडल मार्च का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय, उचित आर्थिक सहायता, साथ ही मामले में कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण की किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की भी मांग उठाई। उमाशंकर पाठक ने आरोप लगाया कि जनपद में पुलिस उत्पीड़न की यह पहली घटना नहीं है और पूर्व में भी ऐसे मामलों में जांच के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। कैंडल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर स्वर्गीय कामजी गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। वहीं कादर चौक थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में बुधवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि शराब के नशे में मामा वीर सिंह ने अपने भांजे आकाश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची बहन संतोषी को भी आरोपी ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद आरोपी वीर सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामा भांजे के बीच हुए विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15/7/2026 को रात्रि 10 बजे प्राइज में सूचना प्राप्त हुई कि कादर चौक में वीर सिंह ने अपनी बहन और अपने भांजे को गोली मार दी है। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची। अब भांजे और उसकी मां को लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में भांजे आकाश की मृत्यु हो गई। मां को अस्पताल में इलाज के बाद सैफई रेफर कर दिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वहीं पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर निवासी एक महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी सीओ पूरनपुर को प्रार्थना पत्र देकर जानलेवा हमले के मुकदमे में नामजद शेष 5 आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता हसीन बानो पत्नी हनीफ ने बताया कि 19 जून 2026 को गांव के कुछ लोगों ने कथित रूप से उनके पुत्र नफीस पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंची हसीन बानो और उनके पुत्र रईस के साथ भी मारपीट की गई। साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के संबंध में पूरनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था और पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक आरोपी सिराज को तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मुकदमे में नामजद अन्य 5 आरोपी अब भी फरार हैं। उनका कहना है कि फरार आरोपी लगातार परिवार को धमका रहे हैं और दोबारा हमला करने की फिराक में है। हसीन बानो ने सीओ से मामले में प्रभावी कार्रवाई, शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं जनपद के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बार नवादा में महिलाओं और युवतियों का नहाते समय कथित रूप से अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान सचिन पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बार नवादा के रूप में हुई है। आरोप है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से घरों में नहाने वाली महिलाओं और युवतियों के वीडियो चोरी छिपे बनाता था। बताया जा रहा है कि जब वो ये एक युवती का वीडियो बना रहा था तभी युवती की नज़र उस पर पड़ गई। इसके बाद उसने अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने घर के पीछे जाकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी गाँव की कई महिलाओं और युवतियों के वीडियो बना चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है। मोबाइल की जांच की जा रही है ताकि आरोपों की पुष्टि और अन्य संभावित साक्ष्यों का पता लगाया जा सके। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी जारी है। वहीं आरटीओ कार्यालय में मंगलवार को ड्राइवरों और वाहन मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने वाहनों के दस्तावेजों में पाई जा रही खामियों पर नाराजगी जताते हुए सभी वाहन स्वामियों को 1 हफ्ते के अंदर आवश्यक कागजात पूरे करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में वाहन बिना पूर्ण दस्तावेजों के सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। बीमा, फिटनेस, परमिट और टैक्स जैसे ज़रूरी दस्तावेज समय पर नवीनीकृत न होने के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।
लेकिन सभी को 1 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है। आरटीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के पाए जाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा और नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा। बैठक में मौजूद वाहन मालिकों और ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि वो सभी वाहन चालकों को समय पर दस्तावेज अपडेट कराने के लिए जागरूक करेंगे। अधिकारियों ने भी सभी वाहन स्वामियों से समय रहते कागजात दुरुस्त कराने की अपील की है। देखिए, स्कूल वाहन चालकों के साथ आरटीओ कार्यालय पे जिस तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न और उनका आर्थिक उत्पीड़न हो रहा था, उसको लेकर के हमने परसों डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद डीएम साहब को जब हमने ज्ञापन सौंपा, हमने मांग रखा, डीएम साहब से बातचीत की, तो उसमें उसी क्रम में यहाँ से हमारे पास कल फोन आया कि हम मिलना चाहते हैं। तो हम उसी क्रम में यहाँ पर आए। हमारे स्कूल वाहन ड्राइवर जो हैं, जो गरीब हैं और जो अपने वाहन चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको छापेमारी रोज की जा रही है। उनके वाहन रोज जब्त किए जा रहे हैं और उनको ये बताया नहीं जा रहा कि ये करना है कि ये करना है। तो उसी को लेकर के आज एक बैठक हुई है और जो एक सार्थक बैठक निकली है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने जो मांगे रखी है उसको ऑलमोस्ट करीब हमारी मांगों को स्वीकार किया गया है। और हम लोग भी, ये हमारे जो वाहन ड्राइवर है, ये सब लोग सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं, लेकिन हम शोषण बर्दाश्त नहीं करने वाले। फिटनेस के नाम पर हाथरस में एक सेंटर खोला हुआ है, वहां पर 1400 रुपए का चार्ज है, तो बताया जा रहा है इन लोग के द्वारा कि वो 8,500 रुपए 10,000 रुपए वसूली खुलेआम कर रहा है। अब यहाँ पर कमर्शियल टैक्स के नाम पर दलालों के माध्यम से तमाम कहीं जितना फीस है उससे कई गुना फीस वसूली की जा रही है। ये सारी बातों को लेकर के बातचीत हुई है। अब हम जनता का शोषण और इन स्कूल वाहन ड्राइवरों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब हमने कह दिया था और वो हमारी बातों को माना गया है। अब हमने सिंगल विंडो सिस्टम। एक सवाल है, आरटीओ ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है कि दलालों का अंदर मना है, तो दलाल यहाँ कैसे बैठे? ये तो इनसे पूछिए, आप भी पता है ना आपने, ये तो इनसे पूछिए कि आखिर जो है यहाँ क्या चल रहा है, ये तो इनको देखना होगा। वहीं कौशाम्बी क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी, जो 7 बच्चों की मां है, अपने समधी के साथ घर छोड़कर चली गई। मामले को लेकर उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार करीब 4 महीने पहले उसने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद से उसके समधी राकेश का घर पर आना जाना बढ़ गया। आरोप है कि 4 दिन पहले उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी समधी राकेश के साथ घर से चली गई। इंद्राज का कहना है कि उसके 7 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 5 वर्ष का है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि समधी राकेश उसे फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसके पास कथित तौर पर गाली गलौज और धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। साथ ही उसने आरोप लगाया कि जब वो कोखराज थाने में तहरीर देने पहुंचा तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना रोरावर क्षेत्र के बरी मोहल्ला स्थित एक केमिकल इकाई पर नाबालिग बच्चों से कथित तौर पर बाल मजदूरी कराने के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठ रही है। आरोप है कि जहरीले केमिकल के बीच नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, जबकि उन्हें स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि केमिकल इकाइयों में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों से इस तरह का काम कराना उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। वायरल वीडियो के आधार पर लोगों से संबंधित फैक्ट्री संचालक के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। अगर वीडियो और आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला बाल श्रम और श्रम सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस एवं संबंधित विभागों की तरफ से मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लोकनगर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। वर्षों से बदहाल पड़ी करीब 200 मीटर सड़क का निर्माण उन्होंने अपने निजी संसाधनों से कराकर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। बताया जा रहा है कि लोकनगर की यह सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। सड़क पर जलभराव और खराब स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को लेकर स्थानीय सभासद और मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर भरे पानी में प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सदर विधायक मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आरोप है कि नगरपालिका की तरफ से सड़क निर्माण को लेकर असमर्थता जताई गई, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि समस्या का समाधान जरूरी है। इसके बाद विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निजी संसाधनों से सड़क निर्माण के लिए
एनओसी की मांग की। एनओसी मिलने के बाद विधायक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सड़क निर्माण कार्य पूरा कराकर इसे क्षेत्रवासियों को उपहार के रूप में दिया। सड़क बनने से स्थानीय लोगों में खुशी है। उन्होंने विधायक के इस कदम की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया और बेहतर आवागमन की उम्मीद जताई। ये बात हमारी नहीं है, ये समस्या आएगी। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम पत्र जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, आगे पीछे आपको एनओसी प्राप्त होती रहेगी, आप चिंता छोड़ दो, इसको बनाने का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। शासी अभियंता जी ने और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल हमारी बात का और आप सबकी बात का सम्मान रखा और आज वो दिन आ गया कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर इस मार्ग का निर्माण शुरू होने जा रहा। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बताएं। इसलिए बजाय कि जब तक क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं होती तब तक शायद क्षेत्र में विकास आसानी से नहीं हो पाता। इसलिए हम सबको भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। हम जागरूक हैं, हम जाने कौन समस्या है, इसका समाधान कहां से होगा, कौन करने वाला व्यक्ति है। वहीं जनपद में एक बार फिर धमकी भरे ईमेल ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। जिला कोर्ट के बाद अब मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद डाकघर प्रशासन ने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। पुलिस टीम ने पूरे डाकघर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जगह जगह गहन चेकिंग अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते ने अपने उपकरणों की मदद से परिसर के हर हिस्से की जाँच की। काफ़ी देर तक चली जाँच के बाद टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक अज्ञात व्यक्ति की तरफ से ईमेल के माध्यम से जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में भी बम निरोधक दस्ते ने जांच अभियान चलाया था। लगातार मिल रही धमकी भरे ईमेल को लेकर पुलिस अलर्ट है और मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल ईमेल भेजने वाले की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं अमेठी बस स्टॉप पर यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राघव राम सेवा संस्थान की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए दिए गए सामान की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने करीब 5 लाख रुपए की लागत से बस स्टॉप पर 4 वाटर कूलर, 4 पंखे समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थी ताकि भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत मिल सके। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि सभी संसाधनों का उपयोग यात्रियों के लिए नहीं किया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टॉप परिसर में केवल 2 वाटर कूलर और 2 पंखे ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाकी सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं। वहीं कुछ अधिकारियों के कमरों में कूलर चलते हुए मिलने की बात भी सामने आई है। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराए गए सभी संसाधन यात्रियों की सुविधा के लिए हैं, न कि कर्मचारियों के निजी उपयोग के लिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी सुविधाएं तत्काल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि व्यवस्था में कितना सुधार होता है। देखिए, सब सेवा भाव, संस्कार, ये सब संस्कारों का परिणाम होता है। मेरे अंदर भाव था, मैंने अपनी गाड़ी कमाई से आम जनमानस के सुख सुविधा के लिए ये सारे उपकरण दिए हैं। हवा, पानी, बैठने की अच्छी व्यवस्था, और जो मुझे आप लोगों की ही मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि उसमें 75। वहीं जामू थाना क्षेत्र से एक महिला ने मुकदमा खत्म कराने के नाम पर 60,000 रुपये की कथित ठगी किए जाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में FIR दर्ज कराने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। महिला का आरोप है कि मुकदमे को खत्म करने का भरोसा देकर उससे 60,000 रुपये लिए गए थे। रकम जुटाने के लिए उसने खेत तक भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा खत्म नहीं हुआ और उसका भाई जेल चला गया। पीड़िता का कहना है कि समझौते में तय की गई तारीख बीत जाने के बाद भी रुपए वापस नहीं किए गए। पीड़िता ने इस मामले में पूर्व प्रधान, एक सिपाही और एक दारोगा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि थाने में बिना पूरी जानकारी दिए कुछ कागजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। महिला ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और 60,000 रुपये वापस दिलाने की गुहार लगाई है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खितवांस में एक दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया गया है। आगजनी की इस घटना में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान होने की बात सामने आई है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश और घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।